रात एक आदमी पॉन शॉप में पुराना डेरिंजर पिस्टल लेकर आया। उसने बताया कि उसे यह गन एक गराज सेल से खरीदे गए सेफ के अंदर मिली थी। सालों तक गन सेफ में पड़ी रही, लेकिन अब उसने सोचा कि शायद इसकी कुछ वैल्यू हो। उसका मकसद था इतना पैसा मिल जाए कि वह अपने फैमिली को क्रूज पर ले जा सके। उसे उम्मीद थी कि गन लगभग $5000 की होगी। रिक ने तुरंत पहचान लिया कि यह सच में एक डेरिंजर है। उसने समझाया कि असली मेकर का नाम हेनरी डेरिंजर था और वह सिर्फ छोटे पिस्टल्स बनाता था। बाद में दूसरे मैन्युफैक्चरर्स ने भी ऐसी छोटी गन्स बनाई और लोग उन सभी को डेरिंजर कहने लगे। 1800 के दशक में ये गन्स बहुत लोकप्रिय थीं क्योंकि उस समय इमरजेंसी सर्विसेज जैसी कोई चीज नहीं थी। लोग इन्हें प्रोटेक्शन के लिए रखते थे। रिक ने बताया कि असली और पुराने डेरिंजर्स आज काफी कलेक्टेबल हैं क्योंकि बहुत कम बचे हैं। 1870 के दशक तक सस्ते रिवॉल्वर्स मार्केट में आ गए थे और लोगों ने पुरानी छोटी गन्स फेंकनी शुरू कर दी थी। इसी वजह से कुछ रेयर पीसेस की कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है। सेलर ने गन के लिए $5000 मांगे, लेकिन रिक ने तुरंत प्रॉब्लम्स निकालनी शुरू कर दी। उसने कहा कि यह प्री 1850 मॉडल नहीं है। गन पर सैन फ्रांसिस्को की मार्किंग थी जो बाद का प्रोडक्शन बताती थी। सबसे बड़ी बात, गन का ट्रिगर गार्ड और कुछ मेटल पार्ट्स गायब थे। रिक के मुताबिक यही मिसिंग पार्ट्स इसकी वैल्यू बहुत नीचे ले आए थे। अगर वे हिस्से मौजूद होते तो गन की कीमत कई गुना ज्यादा हो सकती थी। रिक ने शुरुआत में सिर्फ $600 ऑफर किए। सेलर हैरान रह गया और कीमत वापस $4000 के करीब ले जाने की कोशिश की। रिक ने मना कर दिया और ऑफर बढ़ाकर $750 फिर $850 तक पहुंचा। सेलर को लगा ये बहुत कम है, इसलिए उसने डील छोड़ दी और बिना गन बेचे वापस चला गया। जाते हुए भी उसे लगता रहा कि सिर्फ मिसिंग ट्रिगर गार्ड की वजह से इतनी कम वैल्यूएशन गलत थी। फिर एक आदमी पॉन शॉप में छोटा सा कैनन लेकर आया। उसका कहना था कि वह इसे लगभग $300 में बेचना चाहता है क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। उसने यह कैनन कई साल पहले यार्ड सेल से खरीदा था और उसे लगता था कि शायद यह 1950 का हो। रिक ने देखते ही पहचान लिया कि यह बिग बैंग कैनन है। उसने समझाया कि यह असल में एक टॉय था जो कार्बाइड और पानी की मदद से गैस बनाता था। फिर उस गैस को इग्नाइट करने पर तेज धमाका होता था। हैरानी की बात यह थी कि ऐसे टॉयज कभी बच्चों के लिए बेचे जाते थे और उन्हें गन पाउडर से ज्यादा सेफ माना जाता था। सेलर ने दिखाया कि कैनन कैसे काम करता है और उसे उम्मीद थी कि इसकी उम्र और कंडीशन की वजह से अच्छी कीमत मिलेगी। रिक ने माना कि उसने ऐसे कैनन सालों से नहीं देखे थे, इसलिए उसने टॉय एक्सपर्ट को बुलाया। एक्सपर्ट ने बताया कि पुराने बिग बैंग कैनन्स कलेक्टर्स के बीच काफी लोकप्रिय हैं और शुरुआती वर्जन्स बहुत महंगे बिक सकते हैं। लेकिन जांच के बाद उसने कहा कि यह ओरिजिनल 1950 के दशक का मॉडल नहीं है। कोरोजन की वजह से यह पुराना लग रहा था, जबकि असल में यह शायद 1970 के दशक या 1980 के दशक का था। उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू लगभग $100 निकली। वैल्यूएशन सुनने के बाद रिक ने सिर्फ $50 ऑफर किए। सेलर ने ज्यादा पैसे मांगने की कोशिश की और $80 तक काउंटर किया, लेकिन रिक अपनी कीमत पर अड़ा रहा। आखिरकार जरूरत की वजह से सेलर ने $50 में डील मान ली, हालांकि वह साफ तौर पर डिसअपॉइंटेड था। इसके बाद एक आदमी पॉन शॉप में एक पुराना ड्रिंक मिक्सर लेकर आया। उसने बताया कि उसे यह गैराज सेल से मिला था और उसने कभी इसका इस्तेमाल भी नहीं किया। अब उसके पास इसकी कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए वह इसे बेचना चाहता था। रिक ने मिक्सर देखकर अंदाजा लगाया कि यह शायद 1920 के आसपास का हो सकता है। फिर उसने समझाना शुरू किया कि मिक्स्ड ड्रिंक्स का चलन इतना बढ़ा कैसे। उसके मुताबिक इसका संबंध सीधे प्रोहिबिशन ईरा से था। 1920 में अमेरिका में अल्कोहल बनाना और बेचना इलीगल हो गया था। लोग उस समय खराब क्वालिटी की होममेड शराब पीते थे, जिसे अक्सर बाथटब जिन कहा जाता था। उसका स्वाद इतना खराब होता था कि लोगों को उसे दूसरी चीजों के साथ मिक्स करके पीना पड़ता था। ऐसे समय में ड्रिंक मिक्सर्स और बार गैजेट्स लोकप्रिय होने लगे। रिक को लगा कि यह मशीन किसी पुराने बार में इस्तेमाल हुई होगी, क्योंकि बार्स को हमेशा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अलग अलग गिमिक्स चाहिए होती थी। लेकिन उसने जल्दी ही कुछ समस्याएं देखी। ओरिजिनल ग्लास मौजूद नहीं था और मशीन पूरी तरह मिंट कंडीशन में भी नहीं थी। उसके मुताबिक प्रोहिबिशन ईरा के कॉकटेल आइटम्स के कलेक्टर्स जरूर होते हैं, लेकिन यह पीस ज्यादा एक क्यूरियोसिटी जैसा था ना कि बहुत वैल्यूएबल कलेक्टिबल। सेलर ने शुरुआत में इसके लिए $350 मांगे। रिक ने तुरंत मना कर दिया और कहा कि इतनी पुरानी चीजें अक्सर लंबे समय तक पड़ी रहती हैं क्योंकि बायर्स कम होते हैं। उसने पहले $100 ऑफर किए। थोड़ी बार्गेनिंग हुई। सेलर ने ऊपर रहने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार दोनों $125 पर अग्री हो गए। डील पूरी हो गई। सेलर खुश था क्योंकि उसे उम्मीद से ज्यादा पैसे मिले थे और उसने कहा कि शायद अब वह बाहर जाकर अच्छा खाना खाएगा। इसके बाद एक आदमी पॉन शॉप में एक अजीब पुरानी मेडिकल डिवाइस लेकर आया। उसके साथ एक किताब भी थी जो दावा करती थी कि यह इंसान की बीमारियां पहचानने और ठीक करने में मदद करती थी। सेलर ने बताया कि उसे यह एस्टेट सेल से मिली थी। वह इसे बेचकर लगभग $400 कमाना चाहता था और $200 से नीचे नहीं जाना चाहता था। रिक ने डिवाइस देखकर तुरंत कहा कि यह पुराने समय की मेडिकल क्वाकरी जैसी चीज लग रही है। उसने समझाया कि 1800 के दशक में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जैसी कोई रेगुलेटरी सिस्टम नहीं थी। उस समय कई डॉक्टर्स ऐसे इलाज करते थे जिन्हें आज बेहद खतरनाक माना जाएगा। डिवाइस में कई नीडल्स लगी हुई थीं और यह स्प्रिंग लोडेड थी। इसे शरीर पर दबाकर छोड़ा जाता था, जिससे कई छोटे घाव बन जाते थे। उस समय कुछ
लोगों का मानना था कि जानबूझकर इन्फेक्शन या घाव पैदा करने से शरीर की दूसरी बीमारियां बाहर निकल सकती हैं। रिक को यह इलाज से ज्यादा टॉर्चर डिवाइस जैसा लगा। हालांकि उसने माना कि कलेक्टर्स के बीच ऐसे अजीब मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स की मार्केट मौजूद है। कई लोग हिस्टोरिकल मेडिकल डिवाइसेस कलेक्ट करते हैं, खासकर जितनी अनयूजुअल चीज हो उतनी इंटरेस्ट बढ़ सकती है। लेकिन रिक ने यह भी कहा कि ऐसे आइटम्स बेचने में समय लगता है। सेलर ने शुरुआत में $400 मांगे। रिक ने सीधे $200 ऑफर किए। सेलर ने मना किया और कहा कि वह कम से कम $350 चाहता है। कुछ देर बार्गेनिंग चली और आखिरकार रिक ने $250 ऑफर किए। सेलर मान गया और डील हो गई। सेलर $250 लेकर खुश था। इसके बाद एक आदमी पॉन शॉप में पुराने पेप बटन्स का कलेक्शन लेकर आया। ये छोटे कार्टून कैरेक्टर बटन्स थे जो लगभग 1945 से 1947 के दौरान सीरियल बॉक्सेस के अंदर मिलते थे। सेलर ने बताया कि वह घर छोटा कर रहा है और कई चीजें हटाना चाहता है, इसलिए अब उसने यह कलेक्शन बेचने का फैसला किया। उसे खुद भी इनकी सही वैल्यू नहीं पता थी और उम्मीद ज्यादा नहीं थी। रिक ने बटन्स देखकर बताया कि ये पेप सीरियल से जुड़े हुए थे जो उस समय दूसरी सीरियल कंपनी से कंपटीशन कर रही थी। उस दौर में सीरियल ब्रांड्स बच्चों को आकर्षित करने के लिए बॉक्स के अंदर छोटे टॉयज और कलेक्टिबल्स देती थी। कलेक्शन में पॉपाई, सुपरमैन, फीलिक्स द कैट जैसे कई पुराने कैरेक्टर्स मौजूद थे। रिक को समझ नहीं आया कि कलेक्शन कितना कंप्लीट है, इसलिए उसने टॉय एक्सपर्ट जॉनी को बुला लिया। जॉनी ने बताया कि केलॉग्स उन शुरुआती कंपनीज में से थी जिन्होंने सीरियल के साथ फ्री कलेक्टिबल्स देना शुरू किया था। उसके मुताबिक ये बटन्स 1945 से 1947 के बीच आए थे और लगभग 5 अलग-अलग सेट्स बने थे। हर सेट में 16 बटन्स होते थे। उसने कलेक्शन देखकर कहा कि सेलर के पास शायद ज्यादातर इंपॉर्टेंट पीसेस मौजूद हैं, खासकर सुपरमैन और कुछ पुराने कार्टून कैरेक्टर्स कलेक्टर्स के बीच ज्यादा लोकप्रिय रहते हैं। एक्सपर्ट ने कंडीशन भी अच्छी बताई क्योंकि बटन्स पर रस्ट नहीं थी और कलर्स भी काफी हद तक बचे हुए थे। उसके हिसाब से रिटेल मार्केट में पूरा कलेक्शन लगभग $650 से $800 तक जा सकता था। यह सुनकर सेलर खुद हैरान हो गया क्योंकि उसे इतनी कीमत की उम्मीद नहीं थी। नेगोशिएशन शुरू हुई तो सेलर ने लगभग $600 मांगने की कोशिश की। रिक ने समझाया कि रिटेल वैल्यू और उसकी बाइंग प्राइस अलग होती है क्योंकि उसे बाद में प्रॉफिट भी कमाना होता है। उसने करीब $300 ऑफर किए। सेलर ने ऊपर रहने की कोशिश की और याद दिलाया कि एक्सपर्ट ने कलेक्शन को लगभग कंप्लीट बताया था। काफी बार्गेनिंग के बाद रिक ने $400 ऑफर किए। सेलर मान गया और डील पूरी हो गई। डील के बाद सेलर खुश था क्योंकि उसे शुरुआत में लगा था कि शायद $50 से $100 ही मिलेंगे।